जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आस्था आईएएस के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था, उस वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 को देखा था। आज हम लोग टेस्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में ऋग्वैदिक काल को कृत युग कहा गया है? तो याद रखना है दोस्तों, पुराण में ऋग्वैदिक काल को कृत युग की संज्ञा दी गई है। पुराणों के रचयिता कौन है दोस्तों? तो याद रखना है लोमहर्ष और उनके पुत्र हैं दोस्तों उग्र श्रवा। इन्हीं को पुराणों का रचयिता माना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये भी याद रखना है कि इनकी संख्या 18 है। और ऋग्वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक है दोस्तों? तो ऋग्वैदिक काल का पीरियड भी आपको ध्यान में रखना है। इसका पीरियड है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के जो शासनकाल था दोस्तों वह 10वें वर्ष में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। तो ये भी आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 383 बीसी में, यानी 383 ईसा पूर्व में यह हुआ था दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है दोस्तों मेगास्थनीज ने? तो याद रखना है आपको डायोनिसियस के नाम से इसका किया है दोस्तों शिव पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। तो पहला है कि जूनागढ़ अभिलेखों में हुनों को मलेच्छ कहा गया, यह बात बिल्कुल सही है। फिर सती प्रथा का पहला प्रमाण एड़न अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में, यह बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है, यह भी बात सही है। और स्कंदगुप्त ने शक्रदित्य की उपाधि धारण की थी शकों के विजय के उपलक्ष्य में, यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें सभी के सभी जो कथन है दोस्तों वह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ई, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो याद रखना है कि यह शिशुनाग वंश का शासक था दोस्तों। कौन? कालाशोक। कालाशोक ही वह शासक था जिसने राजधानी को वैशाली से क्या कर दिया था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र लेकर आया था। कौन? तो वह था कालाशोक। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह चलाया गया था। नेक्स्ट है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो वो कौन था दोस्तों? तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था दोस्तों? अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, इसलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम नहीं लगा हुआ है कि गुप्त शासक जिसने प्रथम सिक्के जारी किए थे तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भी चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। तो आस्था आईएएस के द्वारा इसका जो आंसर दिया गया दोस्तों वो दिया गया बी। तो बी किस हिसाब से होगा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इसमें प्रथम लगता तब ये बी होता मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर ई होना चाहिए। तो मैं इसका आंसर ई ही मानकर चल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे लगा हुआ कि गुप्त शासक जिसने सिक्का जारी किए थे तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय भी था दोस्तों। श्रीगुप्त के द्वारा कोई भी सिक्का जारी नहीं किया गया था। और चंद्रगुप्त जो प्रथम था दोस्तों, इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था? तो कौन सा था दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थल? तो आपको ध्यान में रखना है वह हड़प्पाकालीन स्थल था कालीबंगन दोस्तों। नेक्स्ट है, राजदूत डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? तो याद रखना है कि राजदूत जो डायोनिसियस है वह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और यह जो राजदूत है किसके द्वारा भेजा गया था? तो मिस्र नरेश है दोस्तों। याद रखना है मिस्र नरेश हैं टॉलमी द्वितीय, या इन्हें कभी कभी
फिलाडेल्फस द्वितीय भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा भेजा गया था राजदूत जिसका नाम था डायोनिसियस। और ये किसके दरबार में आया था दोस्तों, तो यह बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस लेखक ने कहा था कि धनानंद के पास 2000 अश्वरोही एवं 3000 हाथी 3000 याद रखना 3000 हाथी थे, तो वह कौन था दोस्तों, किसने कहा था, तो यह कर्टियस ने कहा था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना है दोस्तों, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। प्रारंभ में उसका नाम रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जैसे ही 1209 ईस्वी में वह खिलजी वंश की स्थापना करता है, एक उपाधि धारण करता है जलालुद्दीन, और इसके बाद यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ई। इसमें बी और डी दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस शासक ने खुद को रैयत आला कहा था, तो जो सैयद वंश का जो संस्थापक था दोस्तों खिज्र का, उसने खुद को रैयत आला कहकर संबोधित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया था, तो याद रखना है खिलजी वंश के अंतर्गत जो है दोस्तों कुल 5 शासकों ने शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और सिराजी ख्वाजा और मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है, तो यह किस मुगल शासक से है दोस्तों, तो याद रखना है इनका संबंध है हुमायूं से। फिर अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा, तो याद रखना है अबू फजल ने अकबरनामा 3 भागों में लिखा है दोस्तों। प्रथम भाग में किसका उल्लेख है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों का उल्लेख है। याद रखना है कि इसमें अकबर के पूर्वजों का उल्लेख है। द्वितीय भाग में किसका उल्लेख है दोस्तों, तो दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का उल्लेख है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरे भाग को ही दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। फिर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी कौन था दोस्तों, तो याद रखना शहनाई मंडी था दोस्तों। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा भी है जिसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर है दोस्तों अमीरे कोही, तो अमीरे जो कोही है दोस्तों वह कृषि विभाग से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस विभाग की स्थापना किया गया था। फिर दीवाने आरिज, तो ये है दोस्तों बलबन के द्वारा इस विभाग की स्थापना किया गया था। यह सैन्य विभाग था, और इस सैन्य विभाग का जो अधिकारी होता था दोस्तों, वह उस सैन्य विभाग का अधिकारी कौन था, सर्वोच्च अधिकारी, तो वह था आरिजे मुमालिक। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी, तो कौन सा था वो बादशाह दोस्तों, तो अकबर जो बादशाह था दोस्तों उसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट है, कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे, तो कौन सूफी जो संत थे दोस्तों जो अवध में पैदा हुए थे, तो नासरुद्दीन महमूद जिन्हें चिरागे दिल्ली के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, वे अवध में पैदा हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन है, तो नासरुद्दीन महमूद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमुक्त मल्याद पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो सबसे पहले तो समझना है कि आमुक्त मल्याद किनकी पुस्तक है, तो यह तेलुगु ग्रंथ है। पहला पॉइंट, यह तेलुगु ग्रंथ है दोस्तों, और इसके रचनाकार कौन है, तो कृष्णदेव राय, विजयनगर के शासक है कृष्णदेव राय, उन्हीं की यह ग्रंथ है। और यह जो ग्रंथ है दोस्तों वह नागरिक एवं सैनिक प्रशासन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है, सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया, तो लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव, उन्हीं के द्वारा इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। और इस लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया था दोस्तों, तो गुरु अंगद ने, जो कि गुरु नानक देव के क्या थे दोस्तों, ये सिख थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था दोस्तों, तो 1885 ईस्वी में। तो यह डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भगत सिंह सदस्य थे, तो याद रखना है दोस्तों भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के यह सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था, तो याद रखना है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना में कब, सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, तो याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन योजना जो है दोस्तों भारत आया था। इसमें
भारतीय संघ का निर्माण इसमें शामिल था, अंतरिम सरकार की योजना भी इसमें शामिल थी, संविधान सभा के लिए चुनाव का प्रावधान भी था, पाकिस्तान का निर्माण का जो था उल्लेख इसमें नहीं था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, तो ये डेट भी याद रखना है, 10 मई 1857। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी, तो किसने दी थी दोस्तों, तो डलहौजी ने दी थी 1854 ईस्वी में। वुड के द्वारा जो शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है दोस्तों, वुड डिस्पैच, उसी में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति दी गई थी दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था, तो याद रखना है दोस्तों, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था, तो यह गारो का विद्रोह था। और इसे किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो करम शाह ने स्टार्ट किया था और इसको आगे बढ़ाया था इसी का बेटा है दोस्तों, क्या नाम है उसका, तो टीपू। तो ये दोनों जो हैं दोस्तों पागलपंथी विद्रोह से संबंधित है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर रही है। तो यह वक्तव्य किसका है दोस्तों, तो यह है लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट है किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, तो यह कहा था दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया तहजीब उल अखलात, तो ये भी याद रखना है, तहजीब उल अखलात। इन्होंने 1875 ईस्वी में, याद रखना है, इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों सर सैयद अहमद खान से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे, तो याद रखना है इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक मनसुख लाल नजर थे दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालानुक्रम के लगाइए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन किए। पहला डांडी मार्च, दूसरा है जालियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो सबसे पहले तो हो जाएगा दोस्तों 1905 में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। फिर उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर डांडी मार्च हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और सबसे लास्ट में कौन हुआ था दोस्तों, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी होगा। नेक्स्ट है 1943 के इंडियन एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित किया गया था, तो याद रखना है दोस्तों गुलामी प्रथा यानी दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था दोस्तों। और वो अवैध करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड एलन बरो, याद रखना है लॉर्ड एलन बरो की सहायता से दास प्रथा को क्या किया था दोस्तों, समाप्त किया था 1943 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी, तो याद रखना है कि यह शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी दोस्तों 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों रामनाथपुरी से संबंधित है। नेक्स्ट है 1939 के अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो 1939 के अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो यह किया गया था राहुल संकृत्यानंद के द्वारा किया गया था अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो याद रखना है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो यह आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था, मैंने बताया भी था आपको। नेक्स्ट है भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था, तो भारत भारतीयों के लिए यह स्टेटमेंट किसने दिया था दोस्तों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्होंने क्या किया था, तो आर्य समाज की स्थापना भी किया था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनका एक कथन है बूढ़ा से बूढ़ा देसी राज, अच्छा से अच्छा विदेशी राज से अच्छा ही होता, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने लिखा था किस ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, तो याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। पाखंड पताका, यह भी याद रखना है पाखंड पताका। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के
भी मायाराम शहर में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना है यह रंपा विद्रोह जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू उसी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के मोर्चे पर कुल्हाड़े से बने किस स्वतंत्रता सेनानी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है? तो किस स्वतंत्रता सेनानी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी के चित्र का अमित शाह के द्वारा अनावरण किया गया है दोस्तों। और ये कैसा चित्र? तो भित्ति चित्र है दोस्तों। नेक्स्ट है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की संस्था भारत में किसके प्रावधान के तहत उत्पन्न हुई? तो याद रखना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो कि 1919 ईस्वी का है दोस्तों, उसी में स्पीकर डिप्टी स्पीकर की संस्था भारत में उत्पन्न हुआ था दोस्तों, प्रावधान के तहत। तो इसमें जो प्रावधान किए गए थे उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जैसी संस्थाओं का भी इसमें प्रावधान शामिल था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो याद रखना दोस्तों संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता और स्रोत गलत तरीके से मेल खाती है? तो याद रखना न्यायिक जो समीक्षा है दोस्तों ब्रिटिश अभ्यास नहीं है, बल्कि यह यूएसए से लिया गया जुडिशियल रिव्यू। बाकी विकल्प जो है दोस्तों बिल्कुल सही। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान से लिया गया। और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों अमेरिकी संविधान से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, संवैधानिक निकायों के कार्यों पर विचार कर वे केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में प्रदर्शित करते हैं। तो सीएजी के पास राज्य सरकारों के खातों का भी ऑडिट करने का अधिकार है। बिल्कुल बात सही है। अंतर्राज्य जो परिषद है दोस्तों याद रखना है कि अंतर्राज्य जो परिषद है राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। सीएजी के पास ये तो बात सही है। भारत का चुनाव आयोग ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव भी करवाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों विवेक केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में प्रदर्शन करता है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें जो कथन 3 है वह गलत है। भारत का जो चुनाव आयोग है वो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की चुनाव नहीं करता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल बी। नेक्स्ट है, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी कानून बनाया जा सकता है। यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो याद रखना है यह कार्यकारी जो आदेश है दोस्तों युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? तो याद रखना है कि 105वां संविधान संशोधन है दोस्तों वह ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से संबंधित है। ये तो हो गया दोस्तों 105वां संविधान संशोधन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा विधेयक था तो ये विधेयक भी याद रखना है कि यह जो था दोस्तों 127वां विधेयक था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बीपीएससी में ये सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है, किस विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और बुलाता कौन है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन को? तो राष्ट्रपति। और यह किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 108। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखना है किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना है राज्य संघीय और उभयनिष्ठ जो सूची है दोस्तों उसका उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में है। भाषाओं की जो सूची है दोस्तों वो किस में? तो याद रखना है 8वीं अनुसूची में। और शपथ एवं स्वीकृति की जो सूची है दोस्तों वह किस अनुसूची में? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 3री अनुसूची में जो है दोस्तों शपथ एवं स्वीकृति की अनुसूची है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो दायित्व है दोस्तों किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। तो विधि के समान संरक्षण का जो वाक्यांश है दोस्तों वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये तो हो गया दोस्तों विधि के समान संरक्षण। और एक है दोस्तों विधि के समक्ष समता। तो विधि के जो समक्ष समता है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया? तो ये भी आपको याद रखना है। विधि के जो समक्ष जो समता है दोस्तों वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है, कभी भी ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव हो रहे हैं राज्यों में किस राज्य के विधानसभा में सीटें सबसे कम है? तो गोवा में है दोस्तों मात्र यहाँ पे 40 विधानसभा की सीटें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पंजाब में 117 है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस जगह जनवरी 2022 में पासएक्स अभ्यास किया था? तो याद रखना है दोस्तों कहाँ पर किया था? तो कोचिन बंदरगाह में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अभ्यास किया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित हुआ? तो उसका नाम है दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में याद रखना है दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। और इस ध्वज की लंबाई याद रखना है कितना है दोस्तों, 225 मीटर, और चौड़ाई कितना है तो 150 मीटर। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो वह किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ दोस्तों? तो भारत देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसके बाद कहाँ पर होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, यानी 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होगा दोस्तों? तो यह चाइना में होगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, याद रखना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस बार इंडिया में हुआ, तो अगली बार कहाँ पे होगा? तो चाइना में होगा। नेक्स्ट है, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वो 24वां है। और इसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो याद रखना है 19 पदक जीता है। और 19 पदक में कितना गोल्ड है दोस्तों? तो याद रखना है गोल्ड है दोस्तों 5, सिल्वर है दोस्तों कितना 8, और बचा कितना? तो 6। तो 6 है दोस्तों ब्रॉन्ज। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कितना पदक जीता? तो 19 पदक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी किया है दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट? तो आपको ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो पासिंग एक्सरसाइज किसके द्वारा किया गया था? तो भारत और रूस की नौसेना ने दोस्तों हाल ही में अरब में पासिंग एक्सरसाइज किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2,780 करोड़ रुपए का समझौता किया? तो भारत और फिलीपींस के द्वारा यह समझौता किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो याद रखना है हिंदी भाषा में छापने की सहमति दे दी है दोस्तों, किसने? यूनेस्को ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने जो है दोस्तों हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 पूर्वी जोन के लिए किस ग्राम पंचायत को मिला? तो याद रखना है कि इसमें बिहार का जो गया जिला है, गया जिला का जो तेलारी पंचायत है दोस्तों, उसे पूर्वी जोन के लिए श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो यह किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो केरल राज्य में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो यह कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो याद रखना उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो अपना प्यारा राज्य जो बिहार है दोस्तों, उसी में यह घोषणा की गई है कि छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में चर्चा में रही कुथरीन सुरंग किस राज्य की प्रथम सुरंग है? तो याद रखना है जो कुथरीन सुरंग है दोस्तों वह किस राज्य की प्रथम सुरंग है? तो वह केरल राज्य की जो है दोस्तों प्रथम सुरंग है। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कब तक लक्ष्य निर्धारित है दोस्तों? तो वर्ष 2024 तक का लक्ष्य है केंद्र सरकार का ये। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 51वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया दोस्तों कहाँ पर? तो पणजी में किया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई संजीवनी ऐप है, तो ई संजीवनी ऐप है क्या दोस्तों? तो यह एक OPD ऐप है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार 2020 में किस ऐप को याद रखना है दोस्तों, किस ऐप को श्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार मिला है? तो आरोग्य जो सेतु है दोस्तों उसे सर्वश्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार मिला है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया नामक एक ब्रांड लोगो को और प्रस्तुत किया है? तो कौन है दोस्तों? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा यह लोगो जारी किया गया सोन चिरैया का। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल और मिशन शक्ति का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। सुपेश पोर्टल संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों सुपेश पोर्टल किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से संबंधित है दोस्तों सुपेश पोर्टल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मानस ऐप संबंधित है, तो मानस ऐप से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह मानसिक सेहत से संबंधित है मानस ऐप। ये सब के सब वीवीआई पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा बना है? तो वह लक्षद्वीप है दोस्तों, जो 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला संघ राज्य क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? तो वह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं दोस्तों? तो के सिवन का स्थान लिया है दोस्तों एस सोमनाथ ने। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें कौन है दोस्तों? तो 132वां है। और शीर्ष स्थान पर याद रखना है दोस्तों, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो याद रखना है कि शीर्ष स्थान पर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो इसमें कौन सा है दोस्तों शीर्ष स्थान पर? तो इसमें है स्विट्जरलैंड, जो कि शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। और इसे कौन जारी करता है दोस्तों? तो याद रखना है कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है दोस्तों, इसे जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पुणे में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की महाराज की लगभग 9.5 मीटर ऊंची और 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यों में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में असंतुष्ट मानवाधिकार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया दोस्तों ओलेना जलसेंका को, असंतुष्ट मानवाधिकार पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है हाल ही में किस उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लियर क्वांड लॉन्च की गई है? तो यह किस के लिए लॉन्च की गई है दोस्तों? तो याद रखना है यह जल शोधन के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक में भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है दोस्तों? तो कर्नाटक जो राज्य रहा है दोस्तों, भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है BSE सेंसर कितनी कंपनियों का संगठन है? तो याद रखना है दोस्तों यह 30 कंपनियों का संगठन है BSE, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कार्टेल का एक उदाहरण है? तो ओपेक जो है दोस्तों एक कार्टेल का उदाहरण है। यह कितना देशों का समूह है? तो 13 देशों का समूह है, याद रखना है आपको। जो शीर्ष तेल निर्यातक जो देश हैं दोस्तों ओपेक, उन्हीं का यह है 13 शीर्ष निर्यातक देशों का यह समूह है। कौन? ओपेक। लॉरेंज वक्र दिखाता है, तो लॉरेंज वक्र किसे दिखाता है दोस्तों? तो आय के वितरण को यह दर्शाता है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, यह बात सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है, तो यह भी बात सही है दोस्तों। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग का अंग है, यह बात बिल्कुल गलत है, यह भारत सरकार का एक अंग है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यह अर्थव्यवस्था के माइक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुए, तो कहाँ से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो FDI कहाँ से प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा? तो सिंगापुर से हुआ दोस्तों। उसके बाद कहाँ से हुआ? तो USA से। उसके बाद कहाँ से हुआ दोस्तों? तो मॉरिशस है। यानी ये फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों, यह सेकेंड नंबर पे है और यह किस पे है? तो थर्ड नंबर पे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विभिन्न संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय के बारे में असत्य है। तो WTO का जो मुख्यालय जेनेवा में, यह बात बिल्कुल सही है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों डावोस में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन में। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय वो जो दोस्तों मनीला में, यह बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में महिला उद्यमिता को बढ़ाने हेतु निर्भया एकल पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो निर्भया एकल पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है शेयर मार्केट के बारे में असत्य है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में, यह बात बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह भी मुंबई में ही है, तो यह गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना में सही है। MC स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों यह अहमदाबाद में, तो यह भी बात बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा जो क्षेत्र है दोस्तों उसका सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट है, कोरोमंडल तट का विस्तार है, तो याद रखना है कोरोमंडल तट का जो विस्तार है दोस्तों वह कुमारी अंतरिप से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक है इसका विस्तार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? तो अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार इसमें कहाँ तक है दोस्तों? तो याद रखना है काकेकस पर्वत तक है। फिर यूराल पर्वत है दोस्तों, तो याद रखना है यूराल एशिया को यूरोप से अलग करने वाली कौन सी पर्वत है? तो वो है दोस्तों यूराल पर्वत। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई थी? तो याद रखना है कि हरित जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1966-67 में। और किसकी इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका दोस्तों? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यह कहाँ सफल हुई थी दोस्तों? तो यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों वहाँ पर यह सफल हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? तो डेविजियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है दोस्तों? तो पेनी प्लेन है अपर्दन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण। नेक्स्ट है दोस्तों, हम्बोल्ट सुमेलित नहीं है, पहचानना है आपको। तो हम्बोल्ट जो है दक्षिणी प्रशांत का है, बिल्कुल सही है। फॉकलैंड जो धारा है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक का, तो यह भी बात सही है। लेब्राडोर जो है दोस्तों उत्तरी प्रशांत न होकर यह किसका है दोस्तों? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा लेब्राडोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। मोजाम्बिक जो धारा है दोस्तों हिंद महासागर का, यह बात बिल्कुल सही है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो याद रखना है कि गोंड तो पहला बात है कि भारत में है, एस्किमो जो है दोस्तों अलास्का में, फिर है पिग्मी पिग्मी है दोस्तों जायरे यानी कांगो गणराज्य से संबंधित है। और बुशमैन कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? तो नामीबिया से हो जाएगा। तो बुशमैन हो गया नामीबिया, यानी 1 का हो गया डी, तो 1 का डी, 2 का हो गया दोस्तों सी, और 3 का हो गया ए, एस्किमो हो गया, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, 3 का हो गया एस्किमो हो गया दोस्तों बी, एस्किमो का तो बी होना चाहिए। और गोंड हो गया, चौथा का हो गया ए, तो चौथा का ए किस में है ये देखना पड़ेगा। 1 मिनट फिर से मैं इसको करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हो गया गोंड, तो गोंड तो हो गया भारत का। एस्किमो जो हो गया दोस्तों वो अलास्का का हो गया। तो ए का 3 और तीसरा का ए हो जाएगा। तो तीसरा का ए किस में है? तो इसमें है। तीसरा का बी इसमें है दोस्तों। और चौथा का जो है ए तो इसमें है। और ए का सी यानी बुशमैन जो हो जाएगा दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान, यह जायरे में हो जाएगा। और पिग्मी या 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो सही टिक लगाया था दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन पे नहीं मालूम चल रहा था। तो सही है कि बुशमैन जो है दोस्तों नामीबिया का है, और पिग्मी जो है जायरे का, एस्किमो जो है अलास्का का है, और गोंड जो है भारत का है। वो सही है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन ये पेन से छुप गया था, इसी कारण नहीं मालूम चल रहा था। तो ये हो गया गोंड हो गया भारत का, बुशमैन हो गया नामीबिया का, पिग्मी हो गया जायरे का, और एस्किमो हो गया दोस्तों अलास्का का। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा था ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा डी। नेक्स्ट है, फिर सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है दोस्तों। तो चिनूक जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। फिर हरमटन जो है दोस्तों गिनी के तट का है। फॉन जो है दोस्तों वो कहाँ है? तो फॉन जो है स्विट्जरलैंड का। और सिरक्को जो है दोस्तों वो कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका का है। तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। तो ए का 4 बी का 1 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों। तो वो ऑप्शन कौन सा है? तो सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होती है दोस्तों। और न्यूनतम कहाँ पर होती है? तो याद रखना है कि निम्नतम कहाँ पे होती है? तो यह होती है विषुवत रेखा पर। और याद रखना है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र से जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है दोस्तों? तो कम होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल कीजिए जिनसे होकर यह बहती है। रोटरडैम है, पेरिस है, बुडापेस्ट है। तो पेरिस जो है दोस्तों
सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट जो है दोस्तों डेनब्यू नदी के किनारे है। वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। और रोटरडैम जो है दोस्तों राइन नदी के किनारे है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया दोस्तों 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3142। तो 3142 किस में है दोस्तों? तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस में हो जाएगा दोस्तों? तो सी। नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? जंगपो यानी सांगपो नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। तिब्बत में यरलुंग जंगपो नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? तो वाट है शक्ति का मात्रक। नेक्स्ट है, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीला कपड़ा सबसे जल्दी किस में सूखेगा दोस्तों? तो जिसमें आर्द्रता कम होगा और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसी में गीला कपड़ा सबसे ज़्यादा सूख जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो अधिकतम ताप कितना होता है दोस्तों सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा? तो होता है 138 केल्विन। नेक्स्ट है, एलईडी लैंप का निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थ से किया जाता है? तो मुख्य रूप से पूछ रहा है दोस्तों तो वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी नाम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसका प्रयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो किसका प्रयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में होता है दोस्तों? तो एथिलीन का होता है। वह पुष्पकली जिसका प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है कौन सा है दोस्तों? तो मसालों के रूप में पुष्पकली कौन सा है दोस्तों? तो लौंग जो है पुष्पकली का उदाहरण है और इसका प्रयोग जो है दोस्तों मसालों के रूप में किया जाता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो कौन सा है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों ई होगा। ये सभी जो तत्व है मानव पसीने के द्वारा उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है दोस्तों? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है दोस्तों, यानी CuSO4 + 5H2O इसको बोला जाता है दोस्तों क्या? नीला थोथा। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है यानी सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो यह है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। और इंसुलिन का निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों? तो इंसुलिन का निर्माण जो है दोस्तों अग्नाशय के बीटा सेल से इसका निर्माण होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट की यानी ग्लूकोज की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है और मतलब ग्लाइकोजन के रूप में इसको परिवर्तित करता है। और यह जो ग्लाइकोजन है दोस्तों लीवर में जाकर स्टोर्ड होता है। फिर अग्नाशय से क्या किया जाता है दोस्तों? अल्फा सेल से ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ कर शरीर को क्या करता है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो इसमें से सभी के सभी एंटीबायोटिक है दोस्तों पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फाडाइजिन। ये सभी के सभी एंटीबायोटिक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है दोस्तों? तो चावल में होता है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन से है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया निम्न में से सबसे भारी धातु। तो यहाँ पर सबसे भारी धातु प्लेटिनम हो जाएगा। वैसे सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है ऑस्मियम है, ऑस्मियम। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो यह किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो यह लोहा एवं क्रोमियम का मिश्र धातु है। कौन? स्टेनलेस स्टील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है तो यह क्या है दोस्तों? तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है CaSO4 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है CaSO4 ½ H2O। तो ½ H2O जो होता है दोस्तों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो वो अल्कीन कहलाता है दोस्तों। और 2 परमाणु द्विबंध जो होता है दोस्तों वो तो अल्कीन कहलाता है। लेकिन जिसमें
तीन बंध होते हैं दोस्तों यानी त्रिबंध होते हैं वो क्या कहलाता है, अल्काइन कहलाता है। और जिसमें एकल बंध होता है यानी जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो अल्कीन कहलाता है। ट्रिपल जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अल्काइन कहलाता है। और सिंगल जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, अल्केन। तो ये भी आपको याद रखना है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक एसिड को क्या कहता है दोस्तों, तो सिरका कहता है। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों, डी। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों यानी CO2। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है दोस्तों, तो एथाइल अल्कोहल बनता है। और यह किस तरीके से होता है, तो फर्मेंटेशन से होता है जिसको किण्वन कहते हैं। और यह एनएरोबिक रेस्पिरेशन है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, तो जाति होती है, जिसे हम लोग स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी। नेक्स्ट है, जिन पादपों में भोजन एवं जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र का अर्थ हो गया दोस्तों जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम संवहन उत्तक है, याद रखना है, फ्लोएम पाया जाता है। वे किस पादप संघ के अंतर्गत आता है, तो वे आते हैं दोस्तों ट्रैकियोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। ब्रायोफाइटा क्या है दोस्तों, तो यह जो है उभयचर है, याद रखना है, एम्फीबियन है, पौधे जगत का इसे एम्फीबिया कहा जाता है दोस्तों, किसको, तो ब्रायोफाइटा को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कोशिकांग को कोशिका को ऊर्जा का घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है दोस्तों। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक जो अधिकतम प्राप्त किया जाता है वो कवकों से प्राप्त किया जाता है, ना कि जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। कोरोना नामक रोग निम्न में से किसके कारण होता है, तो यह सूक्ष्म कीटों से होता है दोस्तों, कोरोना नामक रोग। नेक्स्ट है, बिहार के किस राज्य ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दी है, अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, तो याद रखना महामाया की जो सरकार थी दोस्तों उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, उत्तरी बिहार के किस नदी को की औसत चाल सर्वाधिक है, तो वह है दोस्तों बूढ़ी गंडक, जो कि जिसकी औसत चाल जो है दोस्तों सर्वाधिक है। और ये कहाँ से इंटर करती है बिहार में, तो जो पूर्वी चंपारण है दोस्तों वहाँ पर यह इंटर करती है बिहार में। कोसी जो है दोस्तों बिहार का इसे सो कहा जाता है, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ओपन जनरल लाइसेंस, तो ओपन जनरल लाइसेंस जो है दोस्तों विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसम जो है रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो मुद्रास्फीति से संबंधित है। और रिजर्व नकदी रिजर्व अनुपात जो है दोस्तों ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए का तो हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बिहार के किस क्रांति नेता ने 14 अप्रैल 1924 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था, तो कौन थे दोस्तों, तो याद रखना है प्रोफेसर ज्ञान जो साहा थे दोस्तों, उन्होंने 14 अप्रैल 1924 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है बीपीएससी के लिए जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है, तो क्या था दोस्तों, तो 2011 की अगर हम बात करें तो उस समय बिहार का जो लिंग अनुपात था दोस्तों वह 1919 था, जबकि 2011 में घटकर कितना हो गया दोस्तों, 918 हो गया। तो एक अंक घट गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 2011 की जनगणना से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया, तो बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया दोस्तों, तो याद रखना प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार के किशनगंज जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया दोस्तों। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया था, VVI सवाल है दोस्तों। एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में, तो भोला कुमार ने बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक जिताया दोस्तों। नेक्स्ट है, ISFR 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 जिले घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है दोस्तों, तो कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है, तो आर्यभट्ट ने बताया था दोस्तों, कोपरनिकस से बहुत 1000 वर्ष पूर्व पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी क्या है, तो गोल है। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिए जाने 200 गांव दान में किसने दिया था, तो वो किसने दिया था दोस्तों, तो धर्मपाल ने दिया था। पालवंश का एक शासक है धर्मपाल, जिन्होंने 200 गांव दान में दिए थे दोस्तों नालंदा महाविहार के लिए। और
धर्मपाल ने क्या किया था दोस्तों, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था दोस्तों। नेक्स्ट है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदब नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, और यह VVI सवाल है दोस्तों। तो उनका नाम है पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो याद रखना दोस्तों, बिहार का जो पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण है वो पटना जिले में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अभी मैं, और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों, अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है, तो दोस्तों याद रखना अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है, तो संजय कुमार है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।